प्राउड टू बी एन इंडियन। जी हाँ, यही कहा जा सकता है। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय को देखने के बाद 7 रन से जीता है भारत ने यह मुकाबला। तीनों फॉर्मेट में किया है अंग्रेजों की टीमों को चित। तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के बारे में है करते थोड़ी सी चर्चा। चलिए जी, नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं M21 क्रिकेट, रीलिव क्रिकेट मेमोरीज जैसा कि हम कहा जाता है। और 7 रन से जीत चुकी है तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला भारतीय टीम। और 7 रन से ना सिर्फ ओडीआई श्रृंखला को भारतीय टीम ने 2-1 से जीता, मगर इसके साथ साथ टेस्ट श्रृंखला को भी भारत ने 3-1 से इंग्लैंड को हराया था। और उसके साथ साथ 3-2 से T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में भी टीम इंग्लैंड को हमने एक कड़ी हार दी थी। यानी कि तीनों फॉर्मेट में अंग्रेजों को हमने पूर्ण रूप से नेस्तनाबूद किया। तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय के मुकाबले के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समीकरण के बारे में बात करते हैं। इस मुकाबले की समीकरण में एक बार फिर इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने जीता टॉस। ऐसा 10वीं बार हुआ इस पूरे दौर में। और एक बार फिर विराट कोहली की टीम को कहा कि आइए हम आपको आमंत्रित करते हैं पहले बल्लेबाजी करने के लिए। जो पहले बल्लेबाजी करने भारतीय टीम आती है, एक नई टेम्पलेट भारतीय टीम से देखने को मिलती है। 329 रन बनाती है भारतीय टीम। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है इस भारतीय टीम में अभी भी, क्योंकि पिछले मुकाबले में तो खैर 336 चेस कर गई थी आसानी के साथ इंग्लैंड, तो 329 किस चिड़िया का नाम है यहाँ पे, मगर ऐसा होता नहीं है। एक समय ऐसा लगता है बिल्कुल कि 200 पे जब 7 हो गई थी इंग्लैंड की टीम तो बिल्कुल पूर्ण रूप से मुकाबला था खत्म और सब चले गए थे होली की तैयारी करने, मगर होली के रंग में लगभग वो भंग ढाल दिया था सैम करन ने। और एक समय तो मुकाबला बस भारत के मुंह से छीन ही लिया था। ओवर 3 नटराजन का चाहिए थे 14 रन, 7 रनों से जीता भारतीय टीम ने यह मुकाबला और श्रृंखला की अपने नाम। चलिए अब बात करते हैं, थोड़े से इन डेप्थ एनालिसिस की बात करते हैं भारतीय पारी की। 329 रन बनाए भारतीय पारी ने, मगर आज एक नई टेम्पलेट के साथ भारतीय टीम उतरी। आज वो अग्रसर टेम्पलेट के साथ भारतीय टीम उतरी, क्योंकि पिछले मुकाबले में जरूर जो स्कोरिंग रेट था वो स्लो रहा था, मगर इस मुकाबले में जो स्कोरिंग रेट भी था वो भी तेज रहा। और पहले ही 14 ओवर में भारतीय टीम ने कोई विकेट नहीं खोई और 100 रन लगा दिए थे। पहले ही 14 ओवर में लगा दिया था सैकड़ा। उसके बाद धीरे धीरे एक मध्य क्रम में जो मध्य ओवर थे, कुछ वहां पे विकेटें गिरना उसके बाद शुरू हुई। और जैसी विकेटें गिरना शुरू हुई तो विकेटें बिल्कुल एक तरीके से एक के बाद एक लगातार विकेटें गिरती गई। सबसे पहले आउट हुए शिखर धवन, उसके बाद आउट हुए रोहित शर्मा, उसके बाद विराट कोहली आउट हो जाते हैं स्पिन की गेंदबाजी पर। और उसके बाद एक समय आप 103 पे कोई आउट नहीं होता, उसके बाद आप 157 पे 4 हो जाती है। केएल राहुल भी आउट हो जाते हैं वहां पर लिएम लिविंगस्टोन की फुल टॉस गेंद पर। और कुछ ऐसा ही कोलैप्स हमें पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में भी दिखा था, जहां पे 169 पर 1 था भारतीय टीम और वहां से हो गया था 205 पर 5, यानी कि विकेटें गिरी तो विकेटें एक साथ गिरती ही गई। मगर उसके बाद यहां पर पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में वहां पे हमने खो दिया था मोमेंटम और उसके बाद धीमा हो गया था थोड़ा सा स्कोरिंग रेट। अंत के आखिरी 10 ओवर में जरूर हमने कुछ रन बनाए थे, मगर यहां पे ऋषभ पंत आते हैं और उनके साथ बल्लेबाजी करते हैं हार्दिक पांड्या। और जो स्कोरिंग रेट है उसमें थोड़ी सी गिरावट तो आती है, मगर उसके बाद एकदम फिर से भारतीय टीम जो है वो रफ्तार पकड़ लेती है। ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, हार्दिक पांड्या अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, दोनों के दोनों एक अच्छी साझेदारी को जन्म देते हैं वहां पर। उसके बाद जरूर गलत मौके पर ऋषभ पंत भी आउट हो जाते हैं, एक और शतक अपना मिस कर देते हैं, मगर 78 रन की बेहतरीन पारी खेल जाते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या भी अपना एक और एक दिवसीय अर्धशतक बनाते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या आउट हो जाते हैं, मगर उससे पहले लगभग कहीं ना कहीं 300 के करीब भारतीय टीम पहुंच जाती है। और उसके बाद शार्दुल ठाकुर आते हैं, वो एक कैमियो खेलते हैं 30 रन का। उसके बाद 10 गेंदे पहले जरूर भारतीय टीम आउट हो जाती है, मगर 329 रन लग जाते हैं बोर्ड पर। यानी कि एक समय आपका कोलैप्स भी हुआ, 157 पर आप 4 थे, तो अमूमन हम यही सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं 300-310 तक भारतीय टीम पहुंचेगी, मगर नहीं, ये भारतीय टीम पहुंचती है 329 तक। और अगर ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या शायद वहां बल्लेबाजी करते हैं तो शायद 350 रन तक भी भारतीय टीम पहुंच जाती। यही नई टेम्पलेट है, यही नया इंडिया है। और इसीलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा प्राउड टू बी एन इंडियन, क्योंकि इसी टेम्पलेट के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहे तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में शायद ही हमें कोई मात दे पाएगा।
चलिए अब बात करते हैं इंग्लैंड की पारी की। और आज भारतीय जो गेंदबाजी थी, तेज गेंदबाजी थी, उसमें कुछ बदलाव हुआ, कुछ परिवर्तन हुए, जैसा कि हमने अपेक्षा भी की थी दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के बाद। क्योंकि दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में लगभग इंग्लैंड ने तो पूर्ण रूप से हमारे स्पिन अटैक को नेस्ता नाबूद कर दिया था, मगर आज कृणाल पांड्या थे हमारे पास एकमात्र स्पिनर, और जो कुलदीप यादव थे उन्हें बाहर बिठाया गया था। उनकी जगह टीम में आए थे टी नटराजन, तेज गेंदबाज टी नटराजन, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना डेब्यू किया था। और 4 तेज गेंदबाजों के साथ भारतीय टीम आज उतरी थी। और ठीक उसी प्रकार की शुरुआत भी आज हुई। भुवनेश्वर कुमार थे पूरे फॉर्म में, पहले ही ओवर में जेसन रॉय को चलता किया, उसके बाद अपने अगले ओवर में तीसरे ओवर के अंत तक जॉनी बेस्टो को भी पेविलियन की ओर चलता किया। और इंग्लैंड की टीम का स्कोर था 28 पर 2। पहले 3 ओवर के बाद ही दोनों सलामी बल्लेबाजों को इंग्लैंड की टीम ने वहां पे खो दिया। अब जिम्मेदारी थी बेन स्टोक्स पर, जिम्मेदारी थी डेविड मलान पर। चलिए बेन स्टोक्स, डेविड मलान वहां पे अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, मगर बेन स्टोक्स उसके बाद 10 ओवर के बाद 10.3 ओवर में टी नटराजन की फुल टॉस गेंद को सीधा शिखर धवन के पास मार देते हैं और बेन स्टोक्स भी वहां पर आउट हो जाते हैं और इंग्लैंड की टीम हो जाती है 68 पर 3। और उसके बाद दबाव होता है डेविड मलान और जॉनी बेस्टो पर। चलिए जॉनी बेस्टो अंदर आते हैं, डेविड मलान के साथ थोड़ी सी साझेदारी करते हैं, मगर उसके बाद जॉनी बेस्टो भी आउट हो जाते हैं। जॉनी बेस्टो के आउट होने के बाद इंग्लैंड की टीम हो जाती है 95 पर 4। उसके बाद अंदर आते हैं इंग्लैंड के एक नए खिलाड़ी जो इस श्रृंखला में इसलिए मौजूद है क्योंकि ओवेन मॉर्गन इस एक दिवसीय श्रृंखला से बाहर हो गए थे। लिएम लिविंगस्टोन आते हैं बल्लेबाजी करने। एक और अच्छी साझेदारी पनपती है। डेविड मलान और लिएम लिविंगस्टोन अब तक सेट हो चुके हैं, फिर से वो पावर हिटिंग करना शुरू कर देते हैं, मगर उसके बाद विराट कोहली लेके आते हैं वापस शार्दुल ठाकुर को। और ये हैं नए जमाने के ठाकुर, ये हैं नए इंडिया के ठाकुर। उन्हें वो जय वीरू की जरूरत नहीं है शोले के ठाकुर की तरह, ये अपने ही हाथों से विकेट चटका सकते हैं और इसी प्रकार की एक बार फिर से वापसी कराते हैं। पहले लिएम लिविंगस्टोन को कॉटन बोल्ड आउट करते हैं, उसके बाद आउट करते हैं डेविड मलान को। हालांकि डेविड मलान अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक कर देते हैं। उस समय इंग्लैंड का स्कोर होता है 168 पे 6। उसके बाद बल्लेबाजी करते हैं सैम करन और उनके साथ बल्लेबाजी करते हैं मोइन अली, मगर मोइन अली भी थोड़ी सी अच्छी एक हल्की सी साझेदारी रचने के बाद मोइन अली भी आउट हो जाते हैं। 200 पर 7 जब हो जाता है इंग्लैंड की टीम का स्कोर, तब हमें ऐसा लगता है कि लगभग अब तो मुकाबला भारत की मुट्ठी में है, मगर उसके बाद एक नई कहानी शुरू होती है। सैम करन की नई कहानी शुरू होती है। सैम करन धीरे धीरे अपना स्ट्राइक रेट को बढ़ाना शुरू करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से आते हैं, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के अंडर ये खेले और कुछ ही प्रकार की आज यहां पर सैम करन अपनी पारी दिखाते हैं। सबसे पहले वे एक साझेदारी रचते हैं आदिल रशीद के साथ, उसके बाद साझेदारी रचते हैं अपनी मार्कवुड के साथ और लगभग धीरे धीरे अपना स्ट्राइक रेट को भी बढ़ाते रहते हैं। अंत में आके ऐसा हो जाता है कि 18 रन चाहिए थे इंग्लैंड की टीम को 12 गेंदों में। एक समय इंग्लैंड की टीम की उसका स्कोर था 200 पर 7, मगर वहां से सैम करन खेलते रहते हैं, अर्धशतक भी बनाते हैं और उसके बाद 18 रन चाहिए 12 गेंदों में। एक समय हमें ऐसा लगता है कि अब मुकाबला हो चुका है टक्कर का, और ऐसा ही हम अपेक्षा भी करते हैं क्योंकि जब दो बेस्ट टीमें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय की खेलती है तो हम ऐसा अपेक्षा भी करते हैं। एक टाइट कॉन्टेस्ट हो जाता है 18 रन 12 गेंदों में, उसके बाद उस ओवर में 2 कैच भी छूटते हैं। उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि लगभग कहीं यहां से भी इंग्लैंड की टीम वो मुकाबला लेके जा सकती है। चलिए फिर बात आ जाती है आखिरी ओवर पर। आखिरी ओवर में चाहिए 14 रन, 6 गेंदें हैं इंग्लैंड के पास और गेंदबाज थे टी नटराजन। टी नटराजन वहां पर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पहले गेंद पर ही मार्कवुड रन आउट हो जाते हैं। उसके बाद बात आ जाती है सैम करन पर। अगली गेंद पर एक सिंगल आता है, सैम करन को स्ट्राइक मिलती है, 12 रन चाहिए 4 गेंदों में। वहां से आती है डॉट गेंदें और ये बात हुई थी वहां पे कि जो सैम करन है वो जरूर अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े छक्के भी आज उन्होंने लगाए, चौके भी लगाए, मगर सिंगल्स जो हैं बीच बीच में वो सिंगल्स नहीं लेते हैं। क्या वो कुछ सिंगल्स ले सकते थे? मेरा ये मानना है कि अगर वह कुछ सिंगल्स ले लेते तो कहीं ना कहीं वो 7-8 रन का जो मार्जिन था उस मार्जिन को वो कम कर सकते थे, क्योंकि जब मार्कवुड उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे तो मार्कवुड ने दिखाया कि वह सिंगल्स तो ले ही सकते हैं, मगर वहां पर सैम करन ने सिंगल्स नहीं लिए। खैर इट वॉज गुड फॉर टीम इंडिया कि उन्होंने सिंगल्स नहीं लिए। 12 रन चाहिए थे 2 गेंदों में, ऐसा तो होना नहीं था। पहली गेंद पर कोई रन नहीं आता, उसके बाद अगर लास्ट गेंद पर कोई रन नहीं आता, पहली गेंद पर आ जाता है चौका, लास्ट गेंद पर कोई रन नहीं आता और 7 रन से ये मुकाबला भारतीय टीम जीत जाती है। और 7 रन से जीतने के साथ ही भारतीय टीम 2-1 से ये श्रृंखला भी जीत लेती है।
एंड इट हैज़ बीन अ फिनोमिनल सीजन फॉर टीम इंडिया। और होली की शुभकामनाएं टीम इंडिया ने एक और श्रृंखला अपने नाम की है, एक और श्रृंखला की जीत के साथ हम सभी को दी है। तो इस सीज़न की अगर हम बात करें, खैर इस सीज़न की बात करें, जो शुरुआत हुई थी सीज़न की ऑस्ट्रेलियाई दौरे के साथ। ऑस्ट्रेलिया में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला ज़रूर हम हारे 2-1 से, मगर उसके बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हमने देखा हार्दिक पांड्या का वो जादू, नटराजन का डेब्यू होता है, वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद टेस्ट श्रृंखला में एक समय जब हम 36 ऑल आउट हो जाते हैं, उसके बाद हम 2-1 से टेस्ट श्रृंखला जीतते हैं। ऋषभ पंत की 89 रन की पारी, मोहम्मद सिराज का वो डेब्यू, नवदीप सैनी की वहाँ पे अच्छी गेंदबाजी, वाशिंगटन सुंदर का डेब्यू और शार्दुल ठाकुर की वो बेहतरीन गेंदबाजी, जिसके चलते एक नई टेस्ट टीम का भी हमें आगाज़ और जन्म देखने को मिलता है। उसके बाद टीम इंग्लैंड को 3-1 से हम टेस्ट श्रृंखला में पटखनी देते हैं, जहां पे अक्षर पटेल अपनी डेब्यू सीरीज में 27 विकेटें लेते हैं, द मोस्ट विकेट्स टेकन बाय एनी इंडियन स्पिनर इन हिज डेब्यू सीरीज। और उसके साथ रविचंद्रन अश्विन भी 32 विकेटें लेते हैं, एक शतक भी लगाते हैं, ऋषभ पंत एक शतक लगाते हैं, रोहित शर्मा भी इस टीम में वापसी करते हैं टेस्ट टीम में और एक ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए वह भी एक शतक लगा जाते हैं। उसके बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में सूर्य कुमार यादव का डेब्यू होता है, ईशान किशन का डेब्यू होता है, दोनों के दोनों खिलाड़ी डेब्यू पर 50 रन की पारियां खेलते हैं। उसके बाद एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में प्रसिद्ध कृष्णा का डेब्यू होता है, जो पहले ही मुकाबले में 4 विकेटें ले जाते हैं। कृणाल पांड्या का डेब्यू होता है, जो एक अर्धशतक रच देते हैं। तो दैट हैज बीन अ फिनोमिनल सीजन फॉर टीम इंडिया, इट इज जस्ट बीन फिनोमिनल। इसके साथ ऋषभ पंत की भी अब वापसी हो चुकी है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में। दूसरे मुकाबले में उन्होंने बनाए थे 77 रन, इस मुकाबले में बनाए 78 रन और किस स्ट्राइक रेट के साथ ये बल्लेबाजी करते हैं, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की है। ऋषभ पंत हैज बीन द न्यू cricketer, has been a different cricketer altogether for Team India। तो इसीलिए मैं कह रहा था प्राउड टू बी एन इंडियन, और हमें गर्व होना चाहिए कि एक नए भारत की शुरुआत है और इतना पूल ऑफ टैलेंट है हमारे पास। मगर इस पूल ऑफ टैलेंट को क्रिएट करने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, जो मुख्य क्रेडिट है, वह जाता है वीवो IPL को। जी हाँ, और मैं आपको सभी को याद दिला दूं कि होली तो आ चुकी है एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली, मगर होली के रंग हमें देखने को मिलेंगे वीवो IPL 2021 के संग। और जी हाँ, वीवो IPL 2021 के लगभग सभी अपडेट्स आपको मिलेंगे मेरे चैनल M21 क्रिकेट को। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार ये वीडियोस अब इस चैनल पर आते रहेंगे। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। फेसबुक पेज M21 क्रिकेट को भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एंड विश यू गाइस अ वेरी 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 हैप्पी होली। नमस्कार।